जय एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। डीआरडीओ इस समय एक एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सोल्जर सिस्टम पर काम कर रहा है, जो कि आने वाले भविष्य में एक बहुत बड़ा इनोवेशन के तौर पर देखा जाएगा। ये इनोवेटिव प्रोजेक्ट जो है इस प्रकार से बनाया जा रहा है कि सोल्जर्स की जो बैटलफील्ड इफेक्टिव अवेयरनेस है, इसको एनहेंस किया जा सके, क्योंकि ये अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करके जो रिकॉग्निशंस, सर्वेलेंस और कॉम्बैट इंगेजमेंट मिशन है, उनको काफ़ी आसान बना देगा। इस सिस्टम का मुख्य उद्देश्य ये होगा कि जो हमारे ग्राउंड सोल्जर्स हैं, इनकी जो इफेक्टिवनेस है उसको काफ़ी इम्प्रूव किया जाए, और इसमें रिमोट कंट्रोल और रियल टाइम इंटेलिजेंस गैदरिंग जैसे जो फीचर्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे, जो कि हाई रिस्क कॉम्बैट जोन में एक महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करेंगे। अब अगर हम ईओएसएस की बात करें तो इसमें 4 मोबाइल प्लेटफॉर्म्स हमें देखने को मिलने वाले हैं, जो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे एक वायरलेस नेटवर्किंग स्कीम के अंतर्गत। और ये जो प्लेटफॉर्म है, इन्हें रिमोटली काफ़ी डिस्टेंस से ही एक कंट्रोल स्टेशन की सहायता से ऑपरेट किया जा सकेगा, और इससे सोल्जर्स की जो सेफ्टी है उसको भी चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में हम इंश्योर कर सकेंगे। अब अगर इसके की फीचर्स की बात करें तो इसमें हमें रिमोट वेपन कंट्रोल देखने को मिलने वाला है, यानी कि जो ये पूरा का पूरा सिस्टम होगा, ये माउंटेड वेपन को रिमोटली कंट्रोल कर पाएगा और ऑपरेट कर पाएगा। और ऐसे में जो टारगेट इंगेजमेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा आसान बन जाएगी, और इससे हमारे जो सोल्जर्स हैं, इन्हें डायरेक्ट जो एनिमी का एक्सपोजर है उसमें नहीं आना पड़ेगा। सबसे खास बात तो यहाँ पर ये होने वाली है कि एक मोबाइल प्लेटफॉर्म पर माउंटेड होगा। इसमें आपको पैरेंटल यूनिट्स देखने को मिलेंगी, यानी पीटीयू यूनिट्स देखने को मिलेंगी, जो कि इनेबल करेंगी जो वेपन सिस्टम है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को। और उसमें एडवांस सर्विलेंस डिवाइस भी हमें देखने को मिलने वाली है। और डीआरडीओ इस सिस्टम पर इस समय काफ़ी गंभीरता के साथ काम कर रहा है, और अतिशीघ्र इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने की बात की गई है। हमारी अगली बड़ी खबर आ रही है डसॉल्ट एविएशन को लेकर के। आप सबको पता है कि डसॉल्ट एविएशन को लेकर भारत में चर्चाएं काफ़ी तेज़ हुई हैं, और भारतीय वायुसेना से लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो सोर्सेज हैं, वो लगातार इस तरफ इशारा कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं कि एक बड़ा डिसीजन हमें जल्द आता दिखाई पड़ेगा। और इस समय डिफेंस एंथुजियास्ट के मन में काफ़ी उत्साह भी है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर डील फाइनलाइज हुई तो भारत को जल्द से जल्द नए फाइटर्स मिलने शुरू हो जाएंगे, और भारतीय वायुसेना की ताकत में कई गुना ज़्यादा इजाफा करेंगे। लेकिन शायद आपकी खुशी ये ज़्यादा समय की मेहमान नहीं है, क्योंकि आपको अब हम जो रिपोर्ट बताने जा रहे हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली है। रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि भारत अगर फॉलो ऑन ऑर्डर दे भी देता है राफेल का, तो 2016 से बिल्कुल अलग ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। और 2016 में जब हमने डील फाइनलाइज करी थी, तो हमें जो पहला राफेल है ये तकरीबन 4 वर्षों के बाद मिला था। और ऐसे में अब अगर, क्योंकि हम ऑर्डर बुक की बात करें डसॉल्ट एविएशन की जो है, तो ऑर्डर संख्या 200 को पार कर चुकी है। और ऐसे में ये अनुमान लगाया गया है कि जो एडिशनल राफेल भारत ऑर्डर करने वाला है, इसको आने में कम से कम 6 से 7 वर्षों का समय लग सकता है ऑर्डर डेट से। यानी तुरंत होने वाली प्रक्रिया ये बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। डसॉल्ट एविएशन इस समय खुद काफ़ी दबाव में काम कर रही है, और वो किसी भी प्रकार से अपने राफेल के प्रोडक्शन को बढ़ाने में लगे हैं, क्योंकि उन्हें जो मल्टीपल कंट्रीज से ऑर्डर मिले हैं, जिनमें इजिप्ट, ग्रीस, यूनाइटेड अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल है, वो इसको ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन रेट अभी 2 एयरक्राफ्ट प्रति माह से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया है। और ऐसे में वो कोशिश तो कर रहे हैं कि 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बनाए रखने का, लेकिन इसमें भी उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। अब रही बात मेड इन इंडिया राफेल की, तो आपको बता दें कि इसमें और भी समय लगेगा, क्योंकि अगर ये एयरक्राफ्ट भारत में बने तो पहले इसका इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा, और एक अनुमान के हिसाब से उसमें भी तकरीबन 4 से 5 वर्षों का समय लग सकता है। यानी अगर हम कुछ भी कर लें, हमें जो पहला एयरक्राफ्ट है वो फिलहाल तो 4 वर्षों से पहले या 5 से 6 वर्षों से पहले मिलता हुआ दिखाई बिल्कुल भी नहीं नजर आता। हमारी अगली बड़ी अपडेट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी से आ रही है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम पर काम कर रही है, वो इस प्रोग्राम को लेकर काफ़ी उत्साहित नजर आए हैं। और हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इनके जो अधिकारी हैं उनका कुछ वक्तव्य भी सामने आया है, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि डसॉल्ट एविएशन को एक बेंचमार्क मान के हम तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं, जहां पर आने वाले भविष्य में आप ये देखेंगे कि जब बात कैपेबिलिटी की होगी, तो ये एयरक्राफ्ट कहीं से भी राफेल से कम होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा तेजस मार्क 2 की जब बात आएगी तो आप ये देखेंगे कि ये परफॉर्मेंस में मिराज 2000 को सीधे तौर पर एक्सीड करेगा, और काफ़ी हद तक इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो डसॉल्ट राफेल जो F3R स्टैंडर्ड भारतीय वायुसेना की सर्विस में है उसके समकक्ष होगी, जो कि इस समय मोस्ट फॉर्मिडेबल एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट है करेंटली। अब अगर हम सोर्सेस की बात माने
तो तेजस मार्क टू को इस प्रकार से विकसित किया जा रहा है कि इसमें सभी जो एडवांस वेपनरी है उसको शामिल किया जा सके, जिससे ये या तो राफेल के करीब आए या टेक्नोलॉजी वाइज राफेल को सरपास कर जाए। और इस पर बात करते हुए जो सोर्सेज है उन्होंने मीडिया से कहा कि तेजस मार्क टू के इंजीनियर्स इस चीज़ को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं कि जब ये एयरक्राफ्ट बन के तैयार होगा और जब पायलट्स इसको उड़ाएंगे तो उन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि राफेल से कमतर ये एयरक्राफ्ट कहीं से भी होने वाला है। उनका कहना है कि जब मिराज 2000 पायलट्स ने तेजस मार्क 1 को उड़ाया था और उनसे उनके अनुभव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हैंडलिंग और फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ये एयरक्राफ्ट मिराज 2000 से काफ़ी अच्छा है और उन्हें इस चीज़ का भरोसा है कि जब राफेल पायलट्स तेजस मार्क 2 को उड़ाएंगे तो उनसे भी इन्हें सेम फीडबैक मिलेगा। आपको बता दें कि ये एयरक्राफ्ट जो है 2025 में रोल आउट किया जाएगा और उसके बाद जो पहली उड़ान है ये भी 2025 के अंत या 2026 के शुरुआत में आयोजित कर ली जाएगी। इस चीज़ का उन्हें पूर्ण भरोसा है। हम सब एक बात अच्छे से जानते हैं कि यही एयरक्राफ्ट वो होगा जो आने वाले भविष्य में भारतीय वायुसेना की बैकबोन को फॉर्म करेगा और तकरीबन 200 की संख्या में ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेंगे। लेकिन देखना ये है कि इसका रोल आउट हमें कब तक देखने को मिलता है, क्योंकि अनुमान है कि 2025 के मध्य तक या 2025 के अंत तक ये हमें रोल आउट होता दिखाई पड़ जाएगा। हमारे अगली बड़ी अपडेट आ रही है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी ARDE से। ARDE जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक लैब है, इन्होंने एक बड़ा ही एम्बिशियस प्रोग्राम शुरू किया है जो कि जोरावर लाइट टैंक के लिए 105 mm के हाई प्रेशर बैरल को बनाना है। और अगर हम सोर्सेस की बात माने तो इस मामले के जानकार लोगों का कहना है कि जो डिज़ाइन फेज़ है 105 mm की गन का ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और इंडस्ट्रियल पार्टनर सेलेक्ट किया जा चुका है जिनके साथ मिल करके जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है इसकी शुरुआत होगी। अब अगर हम 105 mm की हाई प्रेशर गन की बात करें तो इसका डेवलपमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये भारत के आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का एक हिस्सा है जो कि फॉरेन मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दरअसल ADE के द्वारा डिज़ाइन की जा रही 105 mm की जो गन है, ये जो करंट कॉकरेल 105 mm की हाई प्रेशर गन है जो कि एक नेटो स्टैंडर्ड सिस्टम है, इसको रिप्लेस करेगा जिनको मौजूदा जोरावर लाइट टैंक के प्रोटोटाइप पे फिट किया गया है। जो नई गन 105 mm की विकसित की जा रही है ARDE के द्वारा, ये पहले खूब इंटरनल ट्रायल से गुजरेगी और उसके बाद जो इसके फील्ड इवेल्युएशन ट्रायल हैं ये होंगे और जोरावर लाइट टैंक से इसमें बहुत सारे जो फायरिंग टेस्ट हैं वो किए जाएंगे। जब सारी चीज़ें वैलिडेट हो जाएंगी तो इन गन्स को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। जोरावर लाइट टैंक भारतीय थल सेना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय थल सेना के उस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर ये बनाए गए हैं जहाँ पर ये जो टैंक्स हैं ये हमारे जो डेजर्ट टेरेन है वहाँ पर इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। वजह है इनका हल्का वेट, क्योंकि आपको पता होगा चीन के साथ जब गतिरोध बढ़ा था तो उस समय भारत को लाइट टैंक्स की कमी खली थी और उस कमी को पूरा करने के लिए भारत के द्वारा जो लाइट टैंक डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको शुरू किया गया था और उसका परिणाम है हमारा जोरावर लाइट टैंक। और ये टैंक ऑलरेडी अभी जो इवेल्युएशन ट्रायल है इनसे गुजर रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।